नमस्कार दोस्तों, राजू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम प्रकरण की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4 आज स्टार्ट हो रहा है, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण को बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो प्रकरण क्या होगा, खनिज संसाधन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कृषि संबंधी बातें बताई गई और कृषि के जो अध्याय चल रहा था उसको समाप्त किया गया। आज हम इकाई 4 शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वैसे तो बहुत सारे विषयों में हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं। विज्ञान की भाषा में भी हम लोग खनिज संसाधन को पढ़ते हैं और अलग अलग विषय में अलग अलग इसका क्या दिया जाता है, परिभाषा दिया जाता है। लेकिन हम भूगोल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका परिभाषा एक व्यापक रूप में देते हैं। तो भूगोल के दृष्टिकोण से हम लोग खनिज संसाधन किसे कहते हैं, तो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, वे सभी वस्तु जो प्राकृतिक है तथा खनन से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, खनिज संसाधन। अर्थात वह वस्तु जिसका निर्माण प्रकृति करता है परंतु वह हमें खनन या खुदाई से प्राप्त होता है, खनिज कहलाती है। अर्थात जमीन से खोद कर निकाले गए वह कच्चे माल जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज संसाधन। और वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अर्थात इसका निर्माण कौन करता है, प्रकृति करता है, वो खनिज संसाधन कहलाती है। खनिज संसाधन एक तरह से देखा जाए तो किसी भी देश का क्या होता है, आधार होता है। जिस देश में जितना खनिज पाया जाएगा वह देश उतना ही क्या होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है। जैसे हमारे भारत में हर तरह से खनिज पाया जाता है, परंतु कुछ संसाधनों की कमी के कारण आज हमारा भारत विकसित न होकर के क्या है, विकासशील देशों में हम लोग गिनती होते हैं। परंतु भारत में हर तरह का खनिज संसाधन उपलब्ध है। हम टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से थोड़ा पीछे हैं, इसलिए हम विकसित राष्ट्रों में ना होकर के विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है। फिर भी हमारे भारत आगे बढ़ते चले जा रहा है और खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से हमारा भारत क्या है, परिपूर्ण है। तो वे सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक हैं तथा खनन से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज संसाधन कहते हैं। खनिज संसाधन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन खनिज का मुख्य प्रकार होता है जिसे हम लोग आज देखेंगे। खनिज कौन कौन से प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे हम लोग खनिजों का प्रकार। तो खनिजों के मुख्य प्रकार में आप लोगों को दिख रहा होगा, खनिज का मुख्य प्रकार 3 दिख रहा है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज। मुख्य रूप से खनिज 3 प्रकार का होता है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब इसको क्रम से देखते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। इस खनिज को कूटने पीटने पर वह टूटता नहीं बल्कि फैलता है। अर्थात वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इसे कूटने पीटने पर वह टूटता नहीं बल्कि क्या होता है, फैलता है।
ऐसे खनिज को धात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में या उदाहरण में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। इन खनिजों को हम पीटते हैं तो ये क्या होता है, टूटता नहीं बल्कि क्या होता है, फैलता है। सोना को आप पीटेंगे फैलेगा, चांदी को पीटेंगे फैलेगा। इसमें धातु की मात्रा होती है और इसे कूटने पीटने पर यह क्या होता है, फैलता है। तो ऐसे खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज, अर्थात वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। एग्जाम्पल में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एग्जाम्पल दिख रहा है पूरा। अब इसी में देखते हैं, ये धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, यह भी दो प्रकार का होता है। धात्विक खनिज भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला लौह युक्त धात्विक खनिज और दूसरा अलौह युक्त धात्विक खनिज। अर्थात लौह युक्त धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उसे लौह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क, इसमें क्या पाई जाती है, धातु की मात्रा होती है परंतु इसमें लोहे की मात्रा होती है। लौह युक्त अर्थात मैग्नेट या चुंबक से हम लोग चिपकाते हैं तो ये खनिज क्या होगा, चिपक जाता है। मैग्नीज भी चिपकता है, उसमें भी थोड़ा क्या होता है, लौह की मात्रा होती है। तो कुछ ऐसे खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उसे लौह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। अब इसी में दूसरा है अलौह युक्त धात्विक खनिज, अर्थात वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा तो पाई जाती है परंतु लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उसे अलौह युक्त धात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे हम लोग मैग्नेट या चुंबक से सोना या चांदी को चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकता। आप लोग सुनार के दुकान में भी ऐसे अपने सोना का परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें लोहे की मात्रा है कि नहीं। यदि मैग्नेट से चिपकाएंगे, यदि वो चिपक गया तो समझिएगा कि उसमें लोहे की मात्रा मिक्स है सोना या चांदी में। आभूषण का बनाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है सोना या चांदी का। तो देखिए, धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जिसे कूटने पीटने पर वह टूटता नहीं बल्कि फैलता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, लौह युक्त धात्विक खनिज और अलौह युक्त धात्विक खनिज। लौह युक्त धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा पाई जाती है और अलौह युक्त धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। ये तो हो गया धात्विक खनिज। अब दूसरा देखते हैं अधात्विक खनिज। नाम से ही स्पष्ट है, अधात्विक खनिज अर्थात ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। इसे कूटने पीटने पर यह फैलता नहीं बल्कि टूट करके बिखर जाता है। ऐसे खनिज को अधात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, अभ्रक, ये सभी क्या है, अधात्विक खनिज है। अर्थात इसे कूटने पीटने पर यह फैलेगा नहीं बल्कि टूट करके क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे ग्रेनाइट को देखते हैं आप लोग, बैटरी बनाने में, सेल जिसको बोलते हैं, बैटरी बनाने में ग्रेनाइट का उपयोग होता है। हीरा तो जानते ही हम लोग, कीमती एक पदार्थ है या खनिज है। संगमरमर पत्थर,
चूना पत्थर, ये सब क्या है, खनिज तो है परंतु क्या है, अधात्विक है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। इसे कूटने पीटने पर यह टूट करके क्या हो जाता है, बिखर जाता है, इसलिए इस खनिज को अधात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा खनिज, अधात्विक खनिज। अब तीसरा आता है खनिज ईंधन या ऊर्जा खनिज, ईंधन या ऊर्जा खनिज। नाम से स्पष्ट है, ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है उसे हम लोग ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एग्जाम्पल में देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सबको आप लोग जानते हैं। कोयला जलाते हैं हम लोग तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम पदार्थ है, गाड़ी मोटर चलता है और बहुत सारे कार्यों में पेट्रोल का उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस भोजन पकाने में काम आता है, गाड़ियां भी चलती है प्राकृतिक गैस से। तो ऐसा खनिज जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो ये हो गया खनिज का प्रकार, अर्थात खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज। अब देखिए कि ये खनिज का प्रकार हो गया। खनिज भारतीय दृष्टिकोण से भारत तो संपन्न है, खनिज के दृष्टिकोण से भारत एक संपन्न राज्य है। ये सभी प्रकार के खनिज हमारे भारत में पाए जाते हैं। अब इन सब बातों में एक सवाल उठता है कि यह खनिज किसके हैं, खनिज किसके हैं। कक्षा 10वीं में एक शब्द है खनिज किसके हैं, तो इस पर हर देश का एक अपना अलग अलग नीति है। खनिज किसी देश में किसी व्यक्तिगत होता है, किसी देश में राष्ट्र का होता है। जैसे हमारे भारत में पहले क्या था कि खनिज यदि किसी व्यक्ति के जमीन में मिलता था तो व्यक्ति का व्यक्तिगत होता था, परंतु यह नीति बदल चुकी है और भारतीय दृष्टिकोण से यदि कहीं भी खनिज मिलता है तो वह किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वह पूरा किसका होता है, राष्ट्र का होता है। और इस पर नीति या नियम बनाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्र करता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो खनिज आज की डेट में किसी भी जमीन पर यदि खनिज मिल जाता है तो वह किसका धरोहर होता है, राष्ट्र का होता है। और उससे आने वाले जो आय है वो राष्ट्र के आर्थिक दृष्टिकोण से जितना भी पैसा उससे आता है उसको हम राष्ट्र के विकास कार्यों में क्या करते हैं, लगाते हैं। ये पूरा खनिज जो है नेशनलाइज है, पूरा राष्ट्र को होता है खनिज, ये भारतीय दृष्टिकोण से। और खनिज किसके हैं में हमारे भारत में ये देखते हैं हम लोग कि खनिज पूरा देश का है। अब इस खनिज में नीति कैसे बनाता है सरकार, तो जो नीति बनाता है सरकार उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज नीति कहते हैं। मैं अब भी बताया कि पहले भारत में भी यह होता था कि या किसी देशों में, विश्व में किसी भी देश में, पहले हमारे भारत में खनिज किसके हैं में एक नीति थी कि जो व्यक्ति का जमीन है यदि उसके जमीन में खनिज मिल गया तो उस व्यक्ति का ही होगा। लेकिन यह नियम बदल चुका है भारत में। आज भारत में क्या होता है कि यदि किसी भी जमीन में मिल जाए तो खनिज पूरा राष्ट्र का होता है।
तो उसके लिए नीति बनाने का कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो जिसे हम लोग क्या करते हैं? खनिज नीति कहते हैं। तो क्या है कि ये खनिज नीति का पूरा अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। 1990 से पहले 1990 से पहले किसी देश में खनिज मिलता था तो वही देश उसका उपयोग करता था। लेकिन क्या हुआ, 1990 के बाद पूरा विश्व में एक बदलाव आया और खनिजों का क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया। अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे किया गया कि यदि कोई देश में किसी प्रकार का खनिज मिलता है और वह देश अपने खनिज का उपयोग कराना चाहता है, कहीं उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की कमी है, तो विश्व के किसी भी देश को आमंत्रित कर सकता है वो, और आमंत्रित करने के बाद अपने खनिज का खुदाई करवा सकता है और खुदाई करवा करके उससे आने वाले जो पैसा है या राजस्व है उसे अपने देश के विकास कार्य में लगाता है। तो 1990 के बाद या 1990 से इधर पूरे खनिजों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी देश अपने खनिज को किसी भी देश के उपयोग के लिए वह पूरा खोल सकता है और वह अपने खनिज का उपयोग करा सकता है। तो वर्तमान में कोई देश यदि अपनी खनिज का अंतरराष्ट्रीयकरण चाहता है या अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमारे भारत भी उनमें से एक ऐसा देश है जो अपने खनिज का क्या कर चुका है? अंतरराष्ट्रीयकरण कर चुका है। तो 1990 के बाद तो आज वर्तमान में खनिज में सरकार 3 प्रकार का नियम बनाती है और 3 प्रकार के नियम को फॉलो करती है। सरकार का आज काम क्या रह गया है खनिज नीति में? पहला कार्य करता है सरकार किसी भी क्षेत्र में खनिज की जानकारी एकत्र करता है। किसी भी क्षेत्र में सरकार खनिज की जानकारी एकत्र करता है और बताता है कि किस क्षेत्र में कौन से खनिज और कितने मात्रा में उपलब्ध है, और जानकारी एकत्र करने के बाद उस खनिज का क्या करता है? बंटवारा करता है या बांटता है। यह पहला कार्य करता है क्या? सरकार। दूसरा कार्य करता है खनन को रेगुलर कराना, अर्थात किसी भी क्षेत्र में यदि खनिज मिल जाता है गवर्नमेंट को तो पता लगाता है पहले, दूसरा उस खनिज का निरंतर लगातार क्या कराता है? खनन कराता है या खुदाई कराता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तीसरा कार्य करता है कि वह उस खनिज का कर या शुल्क वसूलता है, शुल्क या कर वसूलता है, ताकि इस पैसा को देश के विकास कार्य में लगाया जा सके। तो 1990 के पश्चात पूरा विश्व खनिजों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर चुका है और इन अंतरराष्ट्रीयकरण में सरकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का कार्य करता है। वर्तमान में जानकारी एकत्र करना, रेगुलर खुदाई करवाना और कर वसूल करके उस पैसा को अपने देश के विकास कार्य में लगाना। ये 3 प्रकार से कार्य करता है कौन? सरकार। ये वर्तमान स्थिति है। हमारे भारत भी इस प्रकार का कार्य करता है और भारत अपने खनिजों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर चुका है। भारत खनिजों के दृष्टिकोण से एक संपन्न राज्य है और हमारे भारत में हर तरह के खनिज उपलब्ध है, परंतु कुछ संसाधनों के अभाव में हम लोग उस खनिजों तक जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आज खनिज संसाधन और उसके प्रकार तथा खनिज नीति। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे
या आने वाले क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए।